हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का पार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारियां बेहद शानदार चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, ये वाली सीरीज में हम लोगों ने प्राचीन भारत को पढ़ना स्टार्ट किया है और प्राचीन भारत में मुख्यतः हम लोग कई महत्वपूर्ण अध्याय जैसे वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म को इस क्लास में पढ़ चुके हैं। और हम लोगों को जब हम लोगों ने हमारी पिछली क्लासों में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, उन सभी 16 महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें महाजनपद यानी बोलने को हम ये बोल सकते हैं जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद देखने को मिला था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हम लोगों को देखने को मिला वो मगध हुआ करता था। और मगध में हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक सबसे पहले आप लोगों के हर्यक वंश को पढ़ा, हम लोगों ने शिशुनाग वंश पढ़ा। शिशुनाग वंश के बाद हम लोगों ने वहां पर जो डिस्कशन किया था वह नंद वंश का, और नंद वंश के बाद जो हम लोगों को एक बड़ा साम्राज्य पढ़ना है जो जाना जाता है मौर्य साम्राज्य के नाम से। तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं मेरी इस शानदार और जबरदस्त क्लास में। और मौर्य साम्राज्य में हमें मुख्य रूप से फोकस यहां पर हमारा होना चाहिएगा मौर्य प्रशासन व्यवस्थाओं के ऊपर। मौर्य प्रशासन के समय काल में यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में जो पद हुआ करते थे उन पदों के नाम क्या हुआ करते थे। में परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न देखे गए। हमें वहां के प्रमुख टैक्सों के बारे में याद होना चाहिए, उनके जो दुर्ग, उनके जो फोर्ट हुआ करते थे वो किस प्रकार से बनाए जाते थे। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर मौर्य साम्राज्य का हम सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, बिगर किसी देरी के साथ आज की क्लास की शुरुआत जो हमारी होगी। और आज की क्लास में जो हम लोगों को पहला प्रश्न जो यहां पर दे के रखा है वो जो पहला प्रश्न यह है, देखिएगा पहला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है कि मौर्य काल में मरुस्थलीय क्षेत्र में दुर्ग को क्या कहा जाता था। जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था उसी मौर्य साम्राज्य में आप लोगों से सवाल पूछा है कि दुर्ग को क्या कहा जाता था, और मुख्य रूप से कौन सा दुर्ग जो मरुस्थल के अंदर बना हो वो वाला दुर्ग को क्या कहा जाता था। तो आप सभी को याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि जो मरुस्थलीय जो दुर्ग होता था, इसी मरुस्थलीय दुर्ग में जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसी मरुस्थलीय जो क्षेत्र में जो दुर्ग बनाए जाते थे उन दुर्ग को क्या कहा गया है। आप लोगों से सवाल पूछा है तो उन्हें क्या कहा, उन्हें धनवन कहा गया है। क्या कहा गया है? धनवन कहा गया है। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। वहीं यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा यहां पर कि जो आप लोगों का जो जलीय भूमि होती थी, उस जलीय भूमि में जो दुर्ग बनाए जाते थे उन दुर्ग को क्या कहा जाता है। तो यहां पर जवाब होगा कि उन्हें पार्वतीय क्या कहा गया है, पार्वतीय कहा गया है। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। यानी हमारा जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर दे के रखा है वो इस प्रकार से, देखो हम लोगों से यहां पर जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा विभाग एक कंठक शोधन से संबंधित है। कंठक शोधन से संबंधित कौन सा विभाग यहां पर माना जाएगा। और चार जो ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देख के रखे हैं, कराधान, उद्योग, पथकर या न्यायपालिका। कौन सी पालिका? या न्यायपालिका आप लोगों को यहां पर देखो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मौर्य साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इसकी न्यायपालिका, इसकी प्रशासन व्यवस्था और इस प्रकार के जो राजस्व के प्रमुख पद है वहां से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां पे पूछा है कि कंठक शोधन क्या है, तो यह एक प्रकार की जो न्यायपालिका पड़ती थी। क्या रहेगी? न्यायपालिका हम लोगों को देखने को मिलेगी, जहां से दो प्रकार के न्याय हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक आपका धर्म, यहां पर स्थिया न्याय हुआ करता था, और एक कंठक शोधन। कौन सा? कंठक शोधन एक प्रकार का क्या हुआ था? न्याय हुआ करता था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो जो धर्म स्थिया न्याय हुआ करता था इसमें केवल नागरिक मामले जो देखे जाते थे। कौन से मामले? केवल नागरिक मामलों पर जो इसको देखा जाता था। और जो कंठक शोधन में आपके आपराधिक मामले, कौन से? आपराधिक जो मामले होते थे तो आपके आपराधिक मामलों को कंठक शोधन में देखा जाता था। तो ये एक प्रकार क्या हुआ करती थी? एक प्रकार की न्यायपालिका हुआ करती थी। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देखे रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया था। देखिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध साम्राज्य का शासक बना था, उस समय जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र हुआ करता था, मुख्यतः महाराष्ट्र के ऊपर, वहां पर एक भीषण अकाल हम लोगों को देखने को मिला। सूखा पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं सूखा हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने विद हेल्प ऑफ पुष्यमित्र गुप्त की सहायता से उसी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक सुदर्शन झील का भी निर्माण किया। तो यहां पर ये जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र होता था, इसी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा शासक, चंद्रगुप्त जो मौर्य हुआ करता था, इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, किसने एक सुदर्शन झील का निर्माण भी किया था। और जो सुदर्शन झील का जो इसके द्वारा निर्माण किया गया था, इसने किसकी सहायता से किया था, किसकी सहायता से किया था, तो जवाब हो जाएगा यहां पर पुष्यमित्र गुप्त। कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र गुप्त यहां पर होना चाहिएगा। और जब इसने ये सुदर्शन झील बनवाई थी, तब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेनापति हुआ करता जिसका नाम था तुषाश्प। क्या नाम था, तुषाश्प। आप लोगों को नाम याद होना चाहिएगा, नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया है, तुषाश्प। ये तुषाश्प ने क्या किया था, यहां से एक नहर निकाली थी, यानी इसी झील के समीप से एक नहर निकालने का प्रयास किया था। पर जो सुदर्शन झील हुआ करती थी, इसकी मरम्मत जो अंत में किस शासक के द्वारा की गई, तो यदि सवाल पूछेगा तो जवाब होगा फिर कि रुद्रदामन। किसके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किसकी सहायता से किया था, तो जवाब होगा यहां पर पुष्यमित्र गुप्त की सहायता से। किसकी सहायता से, पुष्यमित्र गुप्त की सहायता से इसने एक सुदर्शन झील का निर्माण किया था। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है कि अशोक के किस या आपका अभिलेख या आपके स्तंभ में औरंगजेब का एक लेख यहां पर अंकित होता हुआ हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहां पर आपके अशोक के स्तंभ लेख में औरंगजेब का एक लेख देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन देख के रखे हैं, ये लोरिया, ये आपका अरिराज, रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़ या प्रयाग। देखिए आप यहां से जो रामपुरवा, कौन सा, रामपुरवा जो अभिलेख हम लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो आप लोगों का स्तंभ लेख है, ये रामपुरवा स्तंभ लेख है, ये हम लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, बिहार में। और वहीं पर ये जो लोरिया, कौन सा, ये जो लोरिया नंदनगढ़ जो अभी ये हम लोगों को स्तंभ लेख देखने को मिलेगा, तो ये भी हम लोगों को मुख्य रूप से बिहार में ही देखने को मिलेगा। तो लेकिन यहां पर जो एक शासक जिसका नाम हुआ करता था औरंगजेब, तो औरंगजेब का एक लेख हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यह एक प्रयागराज अभिलेख, कौन सा अभिलेख, प्रयागराज अभिलेख। यदि आपकी परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न बनाया जाएगा कि प्रयागराज ये जो आपका अभिलेख है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया और किस शासक के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों को जानकारी यहां से प्राप्त होती है, इसी प्रयागराज अभिलेख से यदि संबंधित सवाल पूछेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए हमें गुप्त डायनेस्टी का, समुद्रगुप्त के बारे में यहां से जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और यही समुद्रगुप्त ने वीणा रूपी क्या चलाए थे, वीणा रूपी कोइंस जो सिक्के चलाए थे अपने समय काल में। इस शासक के बारे में देखने को मिलेगा कि इसने यहां पर मुख्य रूप से उत्तर भारत के आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 9 शासकों को पराजित किया था। और इसी ने यहां पर हम लोगों को जिक्र देखने को मिलेगा कि इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो प्रयागराज अभिलेख है, यहाँ पे मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त
होती हैं। लेकिन इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख देखने को मिला, जहां पर मुख्य रूप से औरंगजेब का एक लेख जो अंकित होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा, क्या जो दे के रखा है वो जो सवाल यह जो दे के रखा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन देखने को मिला। कलिंग युद्ध हम लोगों को कहां पर मुख्य रूप से देखने को मिला है, तो आप लोगों को जो यहां पर दे के रखा है कि 11वां 12वें अभिलेख में, 13वें अभिलेख में या 14। देखो जो 13 तो प्रमुख अभिलेख ही हम जो शिलालेख ही हम लोगों को यहां पर देखने को मिले, शिलालेख ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। 11वें में मुख्य रूप से धम्म, जो यहां पर धम्म की व्याख्या, किसकी व्याख्या, धम्म की व्याख्या हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। 12वें अभिलेख में हम लोगों को स्त्री के महापात्र का वर्णन हम लोगों को होता हुआ यहां पर दिखाई देता है। और यही 13वें अभिलेख में हमें इसी युद्ध में हम लोगों को यहां पर जानकारी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिएगा। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख के रखा है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य। मैंने आप लोगों को फिर से आप लोगों की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे ज्यादा टैक्सेस पूरे रटना चाहिए, पूरे याद होना चाहिएगा कि मौर्य साम्राज्य में कितने प्रकार के कर हुआ करते थे। अब जो यहां से संबंधित सवाल पूछा है कि सीता क्या है, अब देखो सीता एक देवी है हमारे लिए, लेकिन इस मौर्य साम्राज्य के लिए नहीं। मौर्य साम्राज्य में एक प्रकार का जो राजकीय भूमि में से जो प्राप्त आय होती थी उसे कहा जाता था सीता। देखिए जो सीता होता थी, जो सीता किसे कहा जाता था, जो राजकीय भूमि हुआ करती थी, इसी राजकीय भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था और उस टैक्स से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। यहां पर हम लोगों को एक सेतु याद होना चाहिएगा। तो सेतु क्या होता था, तो सेतु एक प्रकार का जो फल व जो फूल होते थे उन पर एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था। एक प्रणय, कौन सा प्रणय याद होना चाहिए, एक प्रकार का आयात कर था, कौन सा कर था, आयात कर हुआ करता था। और एक विष्ट, कौन सा टैक्स, विष्ट टैक्स। तो ये विष्ट टैक्स किस पर लगाया जाता था, ये श्रम, यह एक प्रकार का श्रम कर हुआ करता था। तो ये प्रमुख टैक्स के बारे में, मौर्य काल के बारे में आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो हमारा जो सवाल का राइट आंसर देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है, निम्नलिखित में से या अशोक का कौन सा अभिलेख जो बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है। कौन सा अभिलेख जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के नियमों को यहाँ पे प्रकट करता है। 4 ऑप्शन दे के रखा है। सारनाथ अभिलेख, देखिए सारनाथ अभिलेख से आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से हमारा राष्ट्र चिन्ह अशोक चिन्ह या आपका अशोक चक्र लिया है हमने, मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं, जिसमें 24 जो तीलियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो सारनाथ का अभिलेख है, यहाँ पर सम्राट अशोक को, जो सम्राट यहाँ पर अशोक हुए, तो सम्राट अशोक को यहीं पर आप सभी को याद होना चाहिए कि धर्मशोक कहा गया। क्या कहा गया है, सम्राट अशोक का एक नाम हमें धर्मशोक भी देखने को मिलेगा। ये मास्की अभिलेख हम लोगों को कहां से प्राप्त होता है, तो जवाब होगा कि मास्की ये जो अभिलेख है ये बेंगलोर के समीप, जो बेंगलोर सिटी है, बेंगलोर सिटी के नियर हम लोगों को देखने को मिलता है। भामरू ये आपका अभिलेख, और भामरू अभिलेख कहां से प्राप्त होता है, तो भामरू अभिलेख आप सभी जानते हैं कि भामरू अभिलेख हमें राजस्थान से यह अभिलेख देखने को मिला। हम लोगों से पूछा है कि बौद्ध धर्म के नियमों को कौन से अभिलेख में हम लोगों ने देखने को मिला है। बौद्ध धर्म के नियमों को हम कहां से देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा, फिर आंसर होना चाहिएगा सारनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ यहां पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देख के रखा है कि बिंदुसार के समय काल में कहां पर विद्रोह हुआ करता था। देखिए बिंदुसार हम लोगों से सवाल पूछा है, आप सभी जानते होंगे कि यहां पर मुख्य रूप से बिंदुसार का वर्णन है। किसका वर्णन है, बिंदुसार का वर्णन है। बिंदुसार का वर्णन हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके पिता मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य हुए। कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों से पूछेगा कि या आपका अजात शत्रु या
यह आपका अजातशत्रु जो मुख्य रूप से किस शासक का नाम हुआ करता था, तो फिर राइट आंसर होगा यहां पर कि बिंदुसार। बिंदुसार का एक नाम यहां पर अजातशत्रु क्या देखने को मिला, अजात शत्रु हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा, इसे अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसे बिंदुपाद भी कहा गया है। और इसका जो बिंदुपाद पड़ता है वो चीनी धर्म ग्रंथों से पड़ता है। कहां से, चीनी धर्म ग्रंथों से जो पड़ता है। और जो इसका एक उपनाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि बिंदुपाद के बाद में इसका एक और जो अन्य नाम भी पड़ता है, याद नहीं आ रहा है हमें, बिंदुपाद, इसका नाम एक सिंहसेन भी पड़ता है। क्या पड़ता है, सिंहसेन भी इसका नाम पड़ता है। और ये जैन धर्म ग्रंथों से हमें यहां पर देखने को मिलता है। और इसे एक पिता का पुत्र व पुत्र का पिता भी कहा जाता है, पुत्र का जो पिता भी कहा जाता है। और जो इसका समयकाल हुआ करता था, इसके समयकाल में हमें तक्षशिला में, जो तक्षशिला जो क्षेत्र होता था, यहीं पर हम लोगों को विद्रोह भी देखने को मिले। और जब इसके समयकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, उसी समय तक्षशिला का जो गवर्नर हुआ करता था वो सुसीम हुआ। कौन हुआ करता था, सुसीम हुआ, सुसीम इसका बेटा हुआ करता था। और वहीं पर जो आपका अवंती का गवर्नर हुआ करता था, यहाँ पर अवंती एक महाजनपद था, जो इसका गवर्नर हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था, तो याद होना चाहिए सम्राट अशोक हुआ करते थे। कौन हुए, सम्राट जो अशोक यहाँ पर मुख्य रूप से गवर्नर हुआ करते थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये बिंदुसार के समयकाल में तक्षशिला में हम लोगों को विद्रोह देखने को मिला। और इसी जो विद्रोह का जो दमन किया था वो सम्राट अशोक के माध्यम से हुआ, यानी इसी अशोक ने इसी दमन को क्या किया था, समाप्त भी किया था। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था। फिर एक राजकीय पद हम लोगों को दे के रखा है जिसका नाम है यहां पर लक्षणाध्यक्ष। ये कौन हुआ करता था, पशुओं के लक्षणों का ज्ञान रखने वाला अधिकारी, एक पेशेवर ज्योतिष, मार्च के संकेतों का प्रभारी कर्मचारी, या टकसाल का एक कर्मचारी। तो आप सभी को याद होना चाहिए यह एक टकसाल का प्रमुख रूप से क्या हुआ करता था, एक कर्मचारी हुआ करता था। यानी जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था। और ब्राह्मी लिपि हम लोगों को देख के रखा है, आप सभी को याद होना चाहिएगा कि ये जो ब्राह्मी लिपि है और ये जो आपके स्तंभ जो शिलालेख हैं, आप सभी जानते हैं इनको सबसे पहले में जो पढ़ने का प्रयास किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और जेम्स जो प्रिंसेप ने 1837 में इन्हें पढ़ने का प्रयास किया गया। अब सबको याद होना चाहिए। और इसी व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर यानी जेम्स प्रिंसेप। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में, और विशेष तौर पर यह कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, कहां पर यह लिखा गया कि जो पूरा मौर्य साम्राज्य हुआ करता था वो 7 भागों में बांटा गया था, 7 वर्गों में विभाजित हुआ करता था। हमें कहां पर देखने को यह सबसे पहले मिलता है, आप सभी को याद होना चाहिएगा कि एक सेल्यूकस निकेटर कौन हुआ करता था, सेल्यूकस एक निकेटर व्यक्ति। और इसी सेल्यूकस निकेटर व्यक्ति का एक राजदूत भारत में आएगा, तो जिसका नाम होगा मेगास्थनीस। क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा मेगास्थनीस। और यह मेगास्थनीस एक बुक लिखेगा और इसकी पुस्तक का नाम हुआ करता था इंडिका। क्या हुआ करता था, इसकी पुस्तक का नाम हुआ करता था इंडिका। और इसी इंडिका बुक में यह मौर्य व पूरे भारतीय समाज को यह 7 भागों में बांटता हुआ दिखाई देगा। इसी मेगास्थनीस के अनुसार पूरा जो भारतीय समाज में इसमें 118 प्रकार की जनजाति हम लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर जो 4 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा है
वह मुख्य रूप से ऋग्वेद में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जो 12 वर्गों में हम लोगों ने पूरे भारतीय समाज को बांटा है, यह हमें मनु स्मृति में, कौन सी स्मृति, मनु स्मृति में देखने को मिलता है। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा मेगास्थनीज की बुक आपके इंडिका में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है हम लोगों को देखने को मिलेगा किस, या आपके अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर हुआ करता था। कहां से हम लोगों को ऐसे प्रमाण देखने को यहां पर मिले हैं? देखिएगा, या ये चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी क्षेत्र पर प्रभाव था, ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा? या आपका अशोक का गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का सोपारा अभिलेख। देखिए ये अशोक का जो गिरनार अभिलेख है, गिरनार या अभिलेख हम लोगों को जो ये जो शिलालेख अभिलेख एक ही होते हैं, ये जो देखने को मिला ये कहां पर देखने को मिलेगा? सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। आप सभी को याद होना चाहिएगा, यह सोपारा, कौन सा, ये जो सोपारा शिलालेख है, तो सोपारा जो शिलालेख, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि सोपारा शिलालेख कहां पर देखने को मिलेगा, तो फिर जवाब होगा कि यह महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। और एक धौली शिलालेख, कौन सा शिलालेख? एक धौली शिलालेख हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये धौली शिलालेख कहां पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा में हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये प्रमुख और एक आप लोगों का यहाँ पर शिलालेख के माध्यम के बाद में एक आप लोगों को याद होना चाहिए, एक ये तो शिलालेख है, लेकिन एक गुजरी आपका अभिलेख, कौन सा अभिलेख? गुजरी अभिलेख। और ये गुजरी अभिलेख हम लोगों को कहां से देखने को मिला? जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। लेकिन जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख देखने को मिला, इसी जूनागढ़ शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिमी क्षेत्र में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, भारत सरकार द्वारा अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो अपनाया गया अशोक के सारनाथ जो पिलर के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? यह बेहद सरल सवाल है, आप सभी जानते होंगे। इसमें 24 तीलियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किस श्रेणी की पहचान की है? और कौटिल्य आप सभी जानते हैं कि माननीय कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विष्णुगुप्त भी कहा गया है। और जब विष्णुगुप्त के द्वारा एक अर्थशास्त्र, कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी गई। आप सभी जानते हैं कि यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में यह मुख्य रूप से लिखी गई है। इसमें किसका उल्लेख यहाँ पर देखने को, किन किन श्रेणियों की पहचान की गई है? क्या मंत्री की पहचान की गई? यहाँ जो मंत्री को इस पुस्तक में मुख्य रूप से अमात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अमात्य। पुजारी को पुरोहित वर्ग कहा गया है, पुरोहित वर्ग कहा गया है। और व्यापारी का यहाँ पर मुख्य रूप से उल्लेख देखने को मिलेगा। जासूस का भी उल्लेख देखने को मिला। और इन्हें गुड़ पुरुष, कौन सा? गुड़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष कहा गया है। तो फॉर्मर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ऑप्शन मंत्री, पुजारी, व्यापारी और जासूस के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिएगा। इन सभी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या आपका अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठ लिपि में लिखा गया है? खरोष्ठ लिपि में लिखा गया है, आपसे पूछा है। और ये जो कालसी अभिलेख है, इसी कालसी अभिलेख को हम लोग हर बार पढ़ते हैं। ये कालसी अभिलेख हम लोगों को कहाँ पर स्थित होता हुआ दिखाई देता है? तो जवाब होगा ये देहरादून। कहाँ पर स्थित होगा? कि देहरादून में हम लोगों को देखने को मिलेगा ये गिरनार अभिलेख। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं गिरनार आपका अभिलेख सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में, सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक जो शाहबाज जो गढ़ी है,
शाहबाज गढ़ी, ये जो आप लोगों का हम लोगों को यह अभिलेख देखने को मिला, ये पाकिस्तान के पेशावर में, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और पाकिस्तान के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो पेशावर का क्षेत्र है वहां पर हम लोगों को पड़ता हुआ दिखाई देता है। और यह मुख्य रूप से कौन सी भाषा, यह मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि में, कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में मुख्य रूप से यह लिखा गया है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो शाहबाज गढ़ी होना चाहिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला है, गांव के जो प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित जो करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया था, किसने यह सूत्रपात दिया था, जो शासन व्यवस्था को स्वत्तशाली यहाँ पर जो पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी को याद जो होना चाहिएगा। इसका पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से मौर्यास के द्वारा पहली बार पंचायतों के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित करने का प्रयास किया गया था। यह सबसे पहले मौर्य के द्वारा किए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से पंचायतों के माध्यम से शासन व्यवस्था का जो उल्लेख है वह मौर्य काल में हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन केवल मौर्य के द्वारा, मौर्य साम्राज्य के द्वारा प्रशासन व्यवस्था का पंचायतों के माध्यम से प्रयास किया गया था। लेकिन जो पूर्ण रूप से पूछेगा, पूर्ण रूप से जो यहां पर जो प्रशासन को, पूर्ण रूप से प्रशासन को संचालित करने के लिए, संचालित ये के लिए जो आपकी पंचायतें बनाई गई थी, आपकी पंचायतें बनाई गई थी, जो इनका उल्लेख हमें चोल वंश में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिला, चोल वंश में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो लेकिन हमारे सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी मौर्य हमारा होना चाहिए। लेकिन पूर्ण रूप से जो पंचायतों के माध्यम से जो प्रशासन को किस वंश ने संभाला था, तो जवाब हो जाएगा फिर चोल वंश। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न देख रहा है कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, धम्म महामत्ता, धम्म महामत्ता के बाद धर्माधिराज, धम्माधिकारी या धर्माध्यक्ष, इसे क्या कहा जाता था, आप सभी को याद होना चाहिए, जो धम्म महामत्ता कहा गया है। सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न देखने को मिलेगा यह फिर से आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्व शत्रांतक कहा गया है, कौन सा शासक यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्व शत्रांतक कहा गया है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा जो यहाँ पर मुख्य रूप से एक नंद वंश हुआ, और यही नंद वंश में मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए एक महापद नंद, कौन सा वंश, महापद नंद। ये जो महापद नंद हुआ करता था, नंद वंश का शासक, इसे ही कहा गया है सर्वशत्रांतक। क्या कहा गया है, इसे सर्वशत्रांतक कहा गया, इसे एकराट भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एकराट, इसे एक छत्र, इसका एक नाम पड़ता है, आप सभी को नाम यहाँ पर याद होना चाहिएगा। इसे भार्गव भी नाम इसी का पड़ेगा, क्या पड़ेगा, भार्गव भी नाम इसी का पड़ेगा। और अपरी जो परशुराम कहा गया है वो भी इसी को कहा गया है। तो महापद्मानंद इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो हम लोगों को देके रखा है कि पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। इसी सेल्यूकस निकेटर के शासनकाल में भारत में कौन, यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मौर्य काल में भारत में कौन आया था, आप सभी को याद होना चाहिएगा इसी सेल्यूकस निकेटर। ये जो सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था, इसी सेल्यूकस निकेटर का एक मुख्य रूप से जो राजदूत हुआ करता था, जिसका क्या नाम हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था मेगस्थनीज। क्या हुआ करता था, मेगस्थनीज हुआ करता था, ये भारत में आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर का विवाह, मतलब ये जो सेल्यूकस निकेटर की जो बहन हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था हेलना। क्या नाम हुआ करता था, हेलना। इस हेलना का जो विवाह हुआ करता था, जो विवाह हुआ वह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य को मुख्य रूप से दहेज में, जो दहेज के रूप में कांधारपुरा मिला,
कांधार के बाद इसे काबुल मिला, काबुल के बाद इसे मकरान, कौन सा, मकरान मिला, और हेरात मिला। क्या मिला, हेरात मिला। तो 4 बड़े प्रांत मिले, कांधार, काबुल, मकरान और हेरात। दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त हुए। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, मेगास्थनीज। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, और ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क में हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस लिपि में या आपके अशोक के अभिलेख नहीं पाए जाते हैं? कौन से अभिलेख नहीं पाए जाते हैं हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ग्रीक लिपि में या हिब्रू लिपि में? कौन सी लैंग्वेज में सम्राट अशोक के हमें अभिलेख नहीं देखने को मिलते हैं? दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।